Please turn off your videos. Amarjit, please turn off. We'll start the session soon. Let me add all the students. So very good evening. So let's start. My name is Ranjan Das, and as you know, this is the demo session. And so today we'll discuss about Python programming language, why we are using Python, why Python is so much popular nowadays, why what are the application areas, and how it can help you to build your career in software. Because friends, as you know that Python is right now the world's topmost popular programming language. So what are the reason behind it? The reason क्या है? I hope everybody understood Hindi. Is there anybody is from South India or anybody who does not understand Hindi? Please you can message me so that I can
I'll present the entire session in English. So friends, so as I told you that Python is leading the world, grabbing the world right now. What are the major reasons behind it, and why it is so popular? All these things we'll discuss. So first of all, let's see why. What are the top? What are the MNCs they use Python? These are the top level MNCs like Google, YouTube, Instagram, Dropbox. They use Python to develop their applications. So what type of applications they usually develop? तो वो कौन सा एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे. नासा यूज करता है. नासा इज ऑल्सो यूजिंग पाइथन फॉर व्हाट पर्पस? Because NASA, you know, that is space research organization of USA. So nowadays these are some small list. Nowadays almost most of the companies they use Python for their software development. Okay, so we'll know that what are the reason behind it, why they are using Python, what for what purpose. If I will tell in a single line I will tell that Python, by using Python you can develop any type of application. इसका मतलब ये है कि आप पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो. वो चाहे एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो, लाइक एक मीडिया प्लेयर आपको बनाना है वो बना सकते हो, या एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, मोबाइल ऐप बनाना है वो भी बना सकते हो पाइथन यूज करके. आप लेते एक चाहते हो एक कुछ गेम बनाने के लिए गेम भी बना सकते हो. तो किसी भी तरह का एप्लीकेशन आप पाइथन में बना सकते हो. लेकिन जो पाइथन का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? द मेन एडवांटेज इज इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, IoT. दीज आर सम हॉट केक इन इंडस्ट्री. तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो एरिया है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, ये अभी रूल कर रहा है वर्ल्ड को. तो अगले 15-20 साल तक यही चलेगा. ठीक है. तो अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. तो हम 20 साल पहले जिस तरह का लाइफ हम यूज कर रहे थे, जिस तरह का लाइफ हम जी रहे थे, उस तरह का लाइफ हम आज जी नहीं रहे हैं. अगर 20 साल पहले चले जाओ तो स्मार्टफोन नहीं था. ठीक है, लोग इंटरनेट के जा रहे थे. लेकिन आज क्या है ना, आजकल वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट एरा. आजकल एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है. तो वो बिजनेस गया. जो लोग यूज कर रहे थे नेट कैफ जा रहे थे, अभी नेट कैफ का बिजनेस नहीं है. सबके पॉकेट में इंटरनेट है आजकल. उस टाइम में लोग सेमिनार दिया कर रहे थे कि पॉकेट इंटरनेट. एक ऐसा टाइम आएगा जब लोगों का पॉकेट में इंटरनेट होगा. तो आज है वो. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो आगे जाकर ये जो फील्ड आप देख रहे हो, AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये रूल करने वाला है. अभी से रूल करना स्टार्ट हो गया है. एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड. आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग ओला कार बुक करते हो, ओला कार आता है. अगले 5 साल में देखोगे ओला कार आएगा लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा. अब कार बुक करोगे तो कार खुद आए, कार सिर्फ कार आएगा. तो आप सिर्फ कार में जाओगे, बैठोगे, जहां पहुंचाना है पहुंचा देगा. द कार बिकम्स सो मच इंटेलिजेंट नाउ, विल बिकम इंटेलिजेंट. तो कार ही इंटेलिजेंट हो जाएगा. दोस्तों, तो हर किसी का, आपका घर का भी मतलब बदल जाएगा कॉन्सेप्ट. आप अपने रेफ्रिजरेटर से बात कर सकते हो, आप अपने फैन से बात करोगे कि फैन थोड़ा स्लो हो जाओ तो फैन स्लो हो जाएगा. अगर ये पॉइंट, तो दुनिया टोटली चेंज होने वाला है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, क्योंकि ये तो बहुत भास्ट फील्ड है, बट थोड़ा आइडिया दूंगा आप लोगों को ताकि आप जान सको कि रियली जो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये है क्या, और इसमें क्यों इतना पॉपुलर, क्यों इतना चेंजेस, मतलब क्यों इतना ह्यूज डिमांड है. तो इस एरिया के लिए पाइथन ही सुइटेबल लैंग्वेज है. तो डाटा साइंस अगर मैं बोलूंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा, डाटा साइंस क्या होता है ना. डाटा साइंस मतलब आजकल जो बिजनेस चल रहा है दुनिया में वो डाटा से चल रहा है. डाटा इज द मेन फैक्टर. जिसके पास डाटा है वो पावरफुल है. यूट्यूब पावरफुल क्यों है? उसके पास डाटा है. गूगल पावरफुल क्यों है? उसके पास डाटा है. फेसबुक पावरफुल क्यों है? उसके पास डाटा है. तो आप बोलोगे सर कैसे? हम लोग सबका डाटा है, हम लोग जो भी सर्च करते हो गूगल में तो सारा वो स्टोर करते हैं, और उस डाटा को वो रखते हैं अपने पास. वो जानते हैं कि ये किस तरह का यूजर है, इसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलूंगा, आप लोग जो यूट्यूब ओपन करते हो, जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो क्या होता है ना, यूट्यूब आपका जो वीडियो लिस्ट आता है, आप जो जो वीडियोस देखते हो, मैं मुझे वो लिस्ट नहीं आता है. ओके, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है यूट्यूब में, मुझे वो नहीं आ रहा है. समझ रहे हो? तो ये कैसे हो रहा है? तो यूट्यूब का कैसे पता चलता है कि मुझे किस तरह का वीडियोस पसंद है, आपको किस तरह का वीडियोस पसंद है?
है ना। तो वो सब कस्टमर का क्या प्रेफरेंस होता है वो तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो ये सारा काम होता कैसे है, ये सारा काम ऐसे होता है कि जो जो हम काम करते हैं, जो जो डाटा हम लाइक सर्च करते हैं, या हम नेट में हो, जहाँ पर भी हो सर्च करते हैं, इंटरनेट में हो, गूगल में हो, या यूट्यूब में हो, जो वीडियो सर्च करते हो, उस सर्च से पता चलता है कि हम किस तरह का यूजर हैं, हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अंडरस्टूड। तो वो उससे वो डाटा को अरेंज कर लेते हैं, और वो जानते हैं कि हाँ अच्छा है, ये यूजर ऐसा है तो इसको किस तरह का चीज प्रेडिक्ट करना चाहिए, तो वो जान जाते हैं। जैसे मैं एक उड़ीसा में हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, मैं यूट्यूब को बोलूंगा, यूट्यूब प्लीज मेरा ये जो प्रोडक्ट है, मेरा एक प्रोडक्ट है, धूपोकाटी का प्रोडक्ट है, मैं नया धूपोकाटी मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये प्रोडक्ट बहुत लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो वो कैसे पहुंचेगा, तो यूट्यूब को बोला, तो यूट्यूब क्या करेगा, यूट्यूब मेरा प्रोडक्ट को लेकर पहुंचाएगा डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट जापान को दिखाएगा, जापान लोगों को, मेरा कुछ फायदा नहीं होगा, अननेसेसरली मैं यूट्यूब को पे करूंगा। तो ऐसा होगा, तो यूट्यूब को सही कस्टमर भी ढूंढना है, नहीं। तो ये सब सारा काम कैसे होता है, ना यूट्यूब के पास पता है कि यूट्यूब के पास क्या है, ना यूट्यूब के पास सबका डाटा है, वो जानता है कौन सा यूजर को क्या प्रेडिक्ट करना है, क्या एडवर्टाइज दिखाना है, क्या दिखाना नहीं है, ताकि मेरा मेरे मेरे जो यूट्यूब को पैसा दूंगा, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो या ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ये सारा होता है ऐसे ऐसे होता है। जैसे कि एक छोटा सा लाइक अगर हम बोलेंगे, तो ये जो डाटा, ये जो गेम प्ले कर रहा है, डाटा आजकल मेजर फैक्टर है, ये जिसके पास ज्यादा डाटा है वो उतना पावरफुल है। तो आप लोग जान सकते हो कि ये डाटा साइंस, अगर मैं एक लाइन में बोलूंगा कि डाटा साइंस होता क्या है ना, एक रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है डाटा साइंस। ठीक है, रॉ डाटा को यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करने का तरीका होता है डाटा साइंस। आप लोग कैसे, ये ऐसे है कि आप लोग देखो, डायरेक्टली आप स्कूटर में क्या नहीं डाल सकते, आप लोग डायरेक्टली स्कूटर में क्रूड ऑयल नहीं डाल सकते, स्कूटर में पेट्रोल डालना पड़ेगा। लेकिन आता वो कहाँ से, क्रूड ऑयल से ना। तो वो जो क्रूड ऑयल आता है, उस क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है ना, प्री प्रोसेसिंग किया जाता है, तो क्लीन किया जाता है, क्लीन करके आप क्या करते हो ना, उसको आप पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह यही काम होता है, आप जो बोलते हो डाटा साइंटिस्ट, इतना डिमांड है, तो काम उसी का वही है कि जो रियल लाइफ में जो डाटा कलेक्ट होता है वो हमेशा सही फॉर्मेट में नहीं होता है। बहुत सारा मिसिंग वैल्यू हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा है कि लेट्स से आप एक लेट्स से एक प्रेडिक्शन, हार्ट डिजीज का एक प्रेडिक्शन सिस्टम बनाने जा रहे हो। आप चाह जानना, एक मॉडल बनाना चाहते हो, जो मॉडल एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा वो बता देगा। तो इसलिए आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल गए, पेशेंट लोगों का डाटा कलेक्ट किया, सब लाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सारा पेशेंट हमें उनका सारा डाटा नहीं दिए हों। जैसे कोई दिया है अपना एज दे दिया, एज नहीं दिया है, कोई अपना ब्लड प्रेशर नहीं दिया है, तो किसी का बाई मिस्टेक एज 5,000 साल हो गया है। तो ये जो डाटा होता है ये सही फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सही फॉर्मेट में, तो सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, ये डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। और डाटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना कि कौन सा एज के रेंज में ज्यादा हार्ट डिजीज होता है, ठीक है, कौन से एज के रेंज में लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हम उस डाटा से निकाल सकते हैं। तो यही डाटा साइंस का काम होता है। अगर मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे, दुनिया में किसी भी तरह का प्रेडिक्शन का काम, कोई भी तरह का प्रेडिक्शन हो, वो चाहे डायबिटीज प्रेडिक्शन हो, कैंसर प्रेडिक्शन हो, या एक स्टूडेंट को कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो प्रेडिक्शन हो, आईपीएल प्रेडिक्शन हो, वेदर फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन सारा हो सकता है किसमें, मशीन लर्निंग में। आप लोग देखते हो गूगल का एक सेल्फ ड्राइविंग कार निकला है, वो कार में कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, वो कार ऑटोमेटिकल चलता है। वो कैसे इंटेलिजेंट होता है, और वो कार कैसे सीखता है, वो कार को तो सिखाया गया है ना, सिखाएंगे तभी वो इंटेलिजेंट बनेगा। तो ये कार को कैसे सिखाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सीखते हैं वैसे मशीन को सिखाया जा सकता है, और मशीन को सिखाने का जो तरीका होता है वही होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन कहाँ सीखता है, आप लोग कहाँ सीखते हो, हम लोग कहाँ सीखते हैं, हम लोग बुक से सीखते हैं, बुक क्या है, डाटा है। उसी तरह से एक मशीन कहाँ से सीखता है ना, मशीन सीखता है डाटा से। अभी तो बोला था डाटा कलेक्ट किया है हमने हॉस्पिटल जाके, उसी डाटा को हम पूरा क्लीन करेंगे, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाएंगे, ये डाटा साइंटिस्ट करेगा। फिर मशीन लर्निंग जो इंजीनियर वो क्या करेगा ना, उसी डाटा को यूज करके मशीन को सिखाएगा। तो मशीन सीखने के बाद इंटेलिजेंट बनेगा, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ये सब रिलेटेड है, ठीक है। और दोनों के लिए डाटा चाहिए, बिना डाटा के तो कुछ नहीं हो सकता। तो
और एक टर्म लाइक आप सुनोगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जब मशीन लर्निंग, जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है, लाखों के तादाद में डाटा आता है, तब उस टाइम में क्या होता है, हम यूज करते हैं डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो तब मशीन लर्निंग ठीक से काम नहीं कर पाता है। ओके, एनीबॉडी अगर किसी का कोई डाउट होगा, कुछ होगा, आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, देन नेक्स्ट इज लाइक, तो ये सब टेक्निक्स है, इवन इमेज प्रोसेसिंग है, आईओटी, तो ये सब सेक्टर में हम यूज करते हैं। ये जो बूमिंग इंडस्ट्री है, इस सारा सेक्टर में हम पाइथन को ही प्रिफर करते हैं। तो पाइथन इज द मोस्ट सुइटेबल लैंग्वेज फॉर इट। ठीक है, तो पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है कि पाइथन, इस सारा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, इनमें पाइथन ही यूज होता है, पाइथन में कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग आप लोग देख रहे हो कि जैसे कि कोई एक आप 20 साल बाद कैसे दिखोगे, ये सारा काम कैसे होता है। ठीक है, जैसे ये सारा काम ऐसे ही, मतलब ये प्रेडिक्शन का काम किया जाता है, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइक, ये कुछ फीचर्स में बताऊंगा आप लोगों को। पाइथन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज बिकॉज यू नो व्हाई। सिंपल का मतलब क्या होता है ना, सिंपल का मतलब होता है कि जो समझने में आसान हो। ठीक है, तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो समझने में बहुत आसान है, बहुत इजी है लिखना, और बहुत ही, yes, yes, NLP natural, Mr. Mohan, NLP natural processing is also are done in Python। पाइथन में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग सारा काम करते हैं, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन सारा काम होता है पाइथन में। पाइथन का बहुत सारा पैकेज है, बताऊंगा, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को क्यों इतना। देखो राजेश, एक्चुअली डीप लर्निंग बताऊंगा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है, डीप लर्निंग का डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ऐसा है। ओके, डीप लर्निंग का मतलब होता है कि हम लोगों का जैसे ब्रेन काम करता है, हम लोगों का ब्रेन क्या है, एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है। मैं एक टाइगर को देखा तो मैं समझ गया ये टाइगर है, किसे, उसका सब फीचर्स लिया, उसका आँख कैसा है, उसका पैर कैसा है, वो वाकई मैं समझ गया, मेरा न्यूरॉन्स होता है। तो डीप लर्निंग में क्या होता है ना, उसे हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से हम क्या करते हैं, हमारा वो फीचर्स निकाल के वो समझ जाएगा कि क्या है। ठीक है, मतलब जैसे हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, वैसे हम आर्टिफिशियल एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, हमारा ब्रेन की तरह सिस्टम बनाते हैं। आजकल आप देख रहे हो जो इमेज प्रोसेसिंग का काम होता है, लाइक आप लोगों का जो वैसे जैसे मैंने बताया कि गूगल का सेल ड्राइविंग का वो कैसे डिटेक्ट करता है कि आगे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो सारा इमेज को समझ लेता है। तो इमेज को जो समझता है उसे कैसे समझता है, जैसे हम लोग, हमारा ब्रेन समझता है, वैसे ही हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, वो होता है डीप लर्निंग। ओके, तो डीप लर्निंग इज नॉट, सो वी आर यूजिंग पाइथन। तो पाइथन इतना पावरफुल है कि उसमें आप जो भी हो, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, जैसे आपका गूगल असिस्टेंट है, आप बोलते हो, आपके लिए असिस्टेंट का काम करता है, या आप गूगल से कुछ बोलते हो तो वो उसका रिप्लाई देता है, तो ये सारा काम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है। तो ये तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन ये जो आज का जो क्लास है, इट विल बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स कि हम क्यों पाइथन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे और क्या क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल है ही है। और नेक्स्ट क्या है ना, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, ओपन सोर्स का मतलब होता है जो सोर्स सबके लिए ओपन हो। सबके लिए ओपन मतलब जिसको सब लोग यूज कर सके। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा है, देखिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा कि ये रास्ता है, रोड है, तो ये रोड है, रोड तो सबके लिए ओपन है नहीं। तो एक सॉफ्टवेयर को हम कैसे बोलेंगे ओपन सोर्स, तो पाइथन ओपन सोर्स कैसे होता है ना, पाइथन को जब आप इंस्टॉल करोगे डाउनलोड करके, तो पाइथन का सोर्स कोड देख सकते हो, और उसको सोर्स कोड को एडिट कर सकते हो। तो ये करने का तरीका जो होता है ओके, तो ये करने का जो तरीका होता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई एडिट कर सकते हो। आप पाइथन इंस्टॉल करने के बाद अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो, नया नया टूल ऐड कर सकते हो, और कुछ टूल जो चाहिए वो हटा भी सकते हो। आपको भी चाहिए, मुझे लेट से एक टूल चाहिए पांडास, मैं पांडास लाऊंगा, इंस्टॉल कर लूंगा मेरे, मुझे डाटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट में काम करना है, तो उसके लिए पांडास नाम का एक पैकेज है, मैं लाऊंगा और पाइथन में इंस्टॉल कर लूंगा, तो मुझे खत्म हो गया, मेरा काम नहीं है, मैं इसको ऑनलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब होता है आप उसको सोर्स कोड को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। और लाइक इज लाइक वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, आप लोग देखो, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि नॉर्मली हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो ना, इंग्लिश में ही प्रोग्राम को लिखते हो। कोई भी प्रोग्राम लिखो आप कैसे लिखते हो, इंग्लिश में ना, लेकिन
पाइथन में वो तो सी में लिखते हैं, सी प्लस प्लस लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, लेकिन पाइथन में क्यों हमेशा बोलते हैं? तो पाइथन में हम इसीलिए बोलते हैं कि वेरी हाई लेवल की बोलते हैं, क्योंकि पाइथन का जो इंस्ट्रक्शन होता है जस्ट लाइक योर इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे लिखते हो ना, ये वैसे लिखते हैं हम लोग। कैसे? मैं लिखा लेट से यहाँ पर एच, एक पाइथन का इंस्ट्रक्शन है इन हेलो, मैं रन किया इसको, देखा? तो आप लोग सोच रहे हो कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है, नो, जैसे पाइथन इंस्ट्रक्शन। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल लेट से लाइक, मैं लिखूंगा a इक्वल टू 10, लेट से b इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, I write here b equals to 10, I write let's say here a is b। आप लोग सोच रहे होगे कि a is b मैंने क्या लिखा है, ये एक कौन सा इंस्ट्रक्शन है? ये लग रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस लिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी हाई लेवल। ठीक है, ये हाई लेवल है, बट हाई लेवल से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वेरी हाई लेवल। नेक्स्ट फीचर इज लाइक क्या है, नेक्स्ट फीचर जो है वो क्या है, डायनेमिक टाइपिंग। तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब क्या होता है? डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो तो किसी भी लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज के पास में सोचो, अगर कोई सी लैंग्वेज जानता है तो सी लैंग्वेज हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं? लिखते हैं ना, इंट ए इक्वल टू 10, ऐसे लिखते हैं। या अगर आपको फ्लोट करना है तो आप क्या करते हो ना, फ्लोट लिखते हो। जैसे मैं लिखा है यहाँ पर फ्लोट, फ्लोट बी इक्वल टू 3.5, ऐसे हम लिखते हैं, ये सब ना। लेकिन हम जब यूज करते हैं पाइथन यूज करते हैं, यहाँ पर क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या है? स्टैटिक टाइपिंग का मतलब यह है कि जिस लैंग्वेज में अगर अगर आपको वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप चाहिए तो वो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। अगर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप नहीं चाहिए तो वो डायनेमिक टाइपिंग है। जैसे कि आप बता दिए पहले से कि भैया देखो ए में क्या रह सकता है, इंटीजर, बी में क्या रह सकता है, फ्लोट, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप कैसे कर सकते हो, ए इक्वल टू 10, इसका मतलब ये इंटीजर है, कैसे पता चलेगा? देखो ये क्या है, इंटीजर है, तो इसका डाटा टाइप कैसे डिसाइड हुआ ना, वैल्यू के हिसाब से। मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 3.5, मैं लिखूंगा लेट्स से टाइप ऑफ ए, तो क्या आंसर आया, फ्लोट। तो ये कैसे डिसाइड हुआ ना, डाटा टाइप जो वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू के हिसाब से डाटा टाइप डिसाइड होता है। तो इस तरह का लैंग्वेज जो होता है इसे डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा कि मुझे पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या क्या वेरिएबल लूंगा, नहीं सोचना पड़ेगा, जब जो चाहिए वेरिएबल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो फंडा था ये डायनेमिक टाइपिंग का था। तो मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ इसको जुपिटर नोटबुक बोलते हैं। तो मैं आपको जब बात क्लास आएगा तो बताऊंगा कि मैं इन्हें एक्चुअली यहाँ पर पाइथन आनाकोंडा इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो आप लोगों को भी सिखाऊंगा। Then the next feature is like platform independent। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ना, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है क्या ना, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक कंप्यूटर का, जैसे मैं बोला मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म ओडिया है, हिंदी है, इंग्लिश से मैं समझ सकता हूँ, तो उस तरह से कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म क्या है, एक कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म क्या है, एक कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसका प्रोसेसर होता है, ठीक है। Okay, sure, sure, sure. Okay, as Mr. Alok is asking, I'm explaining once again about the dynamic typing. देखिए डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम कंसिडर करेंगे सी, सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज, वहां पर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप चाहिए। जिस लैंग्वेज में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप चाहिए होता है वो होता है स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। तो हम पहले से बता रहे हैं हम कि हम किस तरह का वेरिएबल बनाएंगे, किस तरह का वैल्यू रखेंगे, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है, आपको जिस तरह का जब जो वेरिएबल चाहिए जिस क्रिएट कर सकते हो। मैं लिखा ए इक्वल टू 10, तो मैं पहले से नहीं लिख रहा हूँ कि इंट ए या फ्लोट ए, तो ये 10 लिखने से ही ऑटोमेटिकली जान रहा है कि ये क्या होगा ना, 10 ए का डाटा टाइप क्या होगा ना, इंटीजर होगा, कैसे ना 10 से पता चल रहा है। अगर मैं लिखूंगा ए इक्वल टू 3.5 तो वो जान लेगा कि ये क्या है ना, एक फ्लोट है। तो जानता कैसे है ना, ये जानता जो है उसके वैल्यू से वो डिटरमिन करता है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो पाइथन सपोर्ट्स
डायनेमिक टाइपिंग। ओके, तो ये सब चीज जानना थोड़ा जरूरी है, सम बेसिक थिंग्स। तो प्रोग्रामिंग में तो जाएंगे, बट मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो मैं आपको फाइनली करवाऊंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो इसमें फिर क्या है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर। तो दुनिया में क्या सारा कंप्यूटर का प्लेटफॉर्म सेम है? क्या सारा लोगों का प्लेटफॉर्म सेम है? सारा लोग उड़िया है? नहीं है। तो मैं एक लेट से एक कॉन्फ्रेंस में गया हूँ जहाँ पर मैं लेट से ओडिया में स्पीच दूंगा। लेट से वहाँ पर बहुत सारे देश से लोग आए हैं, तो वो कैसे समझेंगे? वो नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से अगर एक कंप्यूटर में मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, लेट से मैं विंडोज में काम कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम लिखा हूँ, तो विंडोज का जो एनवायरमेंट है वो कैसे काम करता है? तो विंडोज का जो एनवायरमेंट है वो समझता क्या है, कोई भी मशीन हो वो समझते क्या है, 0 1 समझते हैं ना। तो आप जो भी प्रोग्राम लिखो, वो सी लिखो, जावा लिखो, जो भी लिखो, वो 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन विंडोज में आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसको आपने कंपाइल किया है, उसको आपने 0 1 में कन्वर्ट किया है, क्या वो 0 1 को लेकर अगर लाइनेक्स में रन करोगे तो करेगा? नहीं करेगा। ओके, इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अगर सी में लिखे हो तो वो नहीं करेगा, लेकिन पाइथन में लिखे हो तो करेगा। तो पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कैसे? देखते हैं। आपने एक प्रोग्राम लिखा, तो ये बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? हाउ इट इज बिकम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ठीक है, तो ऐसा कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट क्या है? पाइथन क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? इस पाइथन इज कंपाइल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कोई बोलते हैं पाइथन इज कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। तो आई विल क्लैरिफाई हियर टुडे। ओके, सो पाइथन इज ए, तो आपने क्या किया, मैंने जैसे बताया कि आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा है। लेट से थोड़ा सा एक्सपेंड कंपेयर करके बताऊंगा। आपने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, लेट से लिखा है सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज में लिखा है। तो आपने इसको क्या किया, कन्वर्ट करोगे इसमें, सी में कंपाइलर यूज होता है, उसको 0 1 में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो भी बाइनरी आएगा, लेट से आया 1 0 1 1, लेट से फॉर एग्जाम्पल, इसी को लेकर आकर आप लाइनेक्स में जाओगे इसको लेकर रन करने के लिए, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स का जो मैसेज इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है। हो सकता है जब आप जब लिखते हो सी इक्वल ए प्लस बी, हो सकता है लाइनेक्स में जो इंस्ट्रक्शन है 1 0 1 1 1 ऐसा हो। समझ रहे हो? तो इसको अगर लेकर आप लाइनेक्स में रन करोगे वो तो समझ नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये वाला चीज यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? ऐसा कैसे हो रहा है? ये कैसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है ताकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो रहा है? देखते हैं कैसे है। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। लेट्स सी। तो पहले हम क्या करेंगे ना, उस प्रोग्राम को यहाँ पर लिखेंगे, वो सोर्स कोड होता है। आपने प्रोग्राम लिखा, पाइथन का प्रोग्राम लिखने के बाद अब फिर क्या होता है, कंपाइल होता है। तो क्वेश्चन होता है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगर हम सही तरीके से बोलेंगे, पाइथन इज ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, लेकिन सी क्या होता है ना, कंपाइल्ड। सी प्लस प्लस क्या होता है, कंपाइल्ड। लेकिन ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, तो पहले कंपाइल होता है फिर इंटरप्रेट होता है। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम लिखा, तो वो कंपाइल हुआ। कंपाइलर का काम क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना। सी में क्या होता है, वो डायरेक्टली 0 1 में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है। आपने एक प्रोग्राम लिखा तो वो 0 1 में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली। ये एक इंटरमीडिएट कोड है, ये जो बाइट कोड बोलते हैं, ये एक इंटरमीडिएट कोड है। इसको कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा क्योंकि 0 1 में नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बाइट कोड है, हम क्या करेंगे, ओके। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये है मिस्टर मोहन, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं एक स्पीच दे रहा हूँ ओडिया में, और मेरा जो ऑडियंस है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, वो ओडिया नहीं समझते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसलेटर लूंगा, तो मैं जो बोलूंगा वो लोग वो क्या करेंगे हम उसको कन्वर्ट करके बताएंगे ऑडियंस को। एक ट्रांसलेटर लिया, तो मैं लेते मेरा स्पीच आधा घंटे का है, तो मैंने आधा घंटा स्पीच दिया। फिर मेरा जो आधा घंटा मैंने जो स्पीच दिया, फिर उसको वो ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके बताएगा ये कंपाइलर है, कंपाइलर। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन बोलूंगा, और जो आदमी जो ट्रांसलेटर है उसको कन्वर्ट करके बोलेगा। मैं एक लाइन बोलूंगा, रुक जाऊंगा, फिर वो बोलेगा, मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर बोलेगा। ये इंटरप्रेटर है। तो इंटरप्रेटर जो होता है क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता है, एट ए टाइम। ओके, ये डिफरेंस होता है। तो पहले जो पाइथन का कोड होता है वो हम उसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट कोड, जिसको कोई भी कंप्यूटर समझ नहीं सकता है।
आप लाइनेक्स में अगर कंपाइल करोगे यही बाइट कोड मिलेगा, विंडोज में कंपाइल करोगे यही बाइट कोड मिलेगा, मैक में रन करोगे यही बाइट कोड मिलेगा। तो बाइट कोड जो होता है वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस बाइट कोड को क्या किया जाता है ना, उस बाइट कोड को फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं, उसका जो इंटरप्रेट करता है उसका नाम है पीवीएम। पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन से बोलते हैं, ये भी एक प्रोग्राम होता है। तो इसका काम क्या है ना, बाइट कोड तो आ गया, लेट्स से आपने विंडोज में एक प्रोग्राम लिखा है, उसका बाइट कोड आ गया है, उस बाइट कोड को लेके आप लेट्स से और एक विंडोज मशीन में रन करना चाहते हो, तो क्या होगा ना, उस विंडोज जो विंडोज और मशीन में रन करोगे वहां पर भी तो पाइथन इंस्टॉल होगा ना, तो उसका एक होता है, उसके साथ एक पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। ये क्या करता है, उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, मशीन कोड में, ठीक है। बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, मतलब 01। किसका 01, जो विंडोज समझता है, विंडोज जो 01 समझेगा, ये वाला पीवीएम जो है ये उसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर उसी बाइट कोड को अगर मैं लाइनेक्स पे रन करना चाहता हूँ, लाइनेक्स में अगर दूंगा, इंटरप्रेट करूंगा, तो उसका लाइनेक्स का जो पीवीएम है वो डिफरेंट है, ठीक है। विंडोज में जो पीवीएम काम करता है वो लाइनेक्स में नहीं काम करेगा। तो लाइनेक्स के लिए जो पीवीएम है, जो पाइथन इंस्टॉल हुआ जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, तो वो क्या करेगा ना, आपका जो विंडोज जो लाइनेक्स जो मशीन कोड समझता है, जो 01 समझता है, उसी में कन्वर्ट करेगा। अंडरस्टूड। तो लाइनेक्स समझ गया। अभी उसी बाइट कोड को लेकर मैं लेके मैक में रन करूंगा, तो मैक में पाइथन इंस्टॉल्ड है, उसका भी एक पीवीएम होगा। तो मैक का पीवीएम क्या करेगा, वो क्या करेगा ना, मैक जो 01 समझता है, जो मशीन कोड समझता है, उसमें कन्वर्ट कर लेगा। तो सब समझ गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्या जो पाइथन आप विंडोज में इंस्टॉल करोगे क्या वो लाइनेक्स में चलेगा, नहीं। क्या वो मैक में चलेगा, नो। तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपका जो पाइथन वर्चुअल मशीन है सबके लिए डिफरेंट है। तो आप जब पाइथन इंस्टॉल करोगे तो वो लाइनेक्स के लिए डिफरेंट है, और विंडोज के लिए डिफरेंट है, मैक के लिए डिफरेंट है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होता है, ठीक है अंशुमान। बाइट कोड होता है कि इंटरमीडिएट कोड जो कि जनरेट होता है कंपाइल करने के बाद, जो 01 फॉर्मेट पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का राज, इसीलिए पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ओके। पर नॉर्मली हम जो प्रोग्राम लिखते हैं तो हम डायरेक्टली कंपाइलर के साथ डीलिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन का प्रोग्राम को कैसे कंपाइल कर सकते हो, कंपाइल करके फिर रन करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम लिख के रन कर लेते हैं, तो वो इंटरनली कंपाइल हो जाता है, ठीक है। तो देन ये तो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट, हमने आपको बताया। The next concept is, these are some important points you should know before learning any language. The next is like concept क्या है, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वाओ, इट्स अ वंडरफुल फीचर। देखिए अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा, मुझे एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है। बैंक का जो बैंक मेरा क्लाइंट है, मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो बैंक बोलेगा, बैंक का मैनेजर बोला कि नहीं देखिए भैया, मेरा जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सी लैंग्वेज में बनना चाहिए, मुझे सी के ऊपर बहुत भरोसा है, मुझे सी बहुत पसंद है, तो आप इसको सी लैंग्वेज में ही बनाइए। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तो क्लाइंट जो बोलेगा तो वही करना पड़ेगा। तो ठीक है हम सी में बनाएंगे, लेकिन सी लैंग्वेज में अगर उसके बैंक का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच होगा प्रोसीडियर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब हमारा जो एनालिस्ट टीम होगा वो जाएगा बैंक को जाकर वो करेगा क्या ना, बैंक में क्या करेगा ना, बैंक में सारा जो काम होता है वो देखेगा कि बैंक में एक्चुअली काम क्या हो रहा है, फंक्शन क्या क्या हो रहा है। तो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को हम क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट बस फंक्शन में डिवाइड कर लेंगे, लाइक ओपन अकाउंट, क्लोज अकाउंट, विड्रॉ, डिपॉजिट, लोन फंक्शन, इस तरह का बहुत फंक्शन हो रहा है। तो एंटायर बड़ा एप्लीकेशन को, बैंक को हमने छोटा 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच। हमने छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर से डिवाइड किया, ठीक है। तो हर एक पार्ट को बोलते हैं प्रोसीड्यूर और फंक्शन। ये था आपका मेन बैंक का सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर हर एक फंक्शन का लॉजिक लिखो, फिर फाइनली इंटीग्रेट कर दो, आपका एप्लीकेशन बन गया। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं भाई, बैंक बोलेगा, बैंक का मैनेजर बोला नहीं नहीं मुझे वो सी में नहीं चाहिए, मुझे सी के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे जावा में चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है मैं जावा में कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो जावा में अगर करेंगे तो क्या होगा ना, आपका अप्रोच रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये कैसा अप्रोच है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए
जो पीओपी का अप्रोच है, ओपीबी का अप्रोच है। तो अब आपका अप्रोच कैसे चेंज होगा ना, आप बैंक जाओगे, आपका एनालिस्ट टीम बैंक जाएगा, लेकिन अभी वो एनालिस्ट टीम बैंक में जाकर वो नहीं देखेगा कि बैंक में क्या क्या फंक्शंस हो रहा है। वो क्या करेगा, वो फाइंड करेगा कि बैंक में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स फाइंड करेगा। देखिए आलोक जी, आप जो पूछ रहे हो, देखिए एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें बैंक में गए, बैंक का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आप गए, तो आप जाके क्या करोगे ना, बैंक में फाइंड करोगे कि बैंक में क्या क्या फंक्शंस है। विड्रॉ होता है, डिपॉजिट होता है, नहीं वो अकाउंट ओपन होता है, क्लोज होता है, तो हर एक के लिए एक एक फंक्शन ले लेंगे। जैसे ये वाला फंक्शन है विड्रॉ के लिए, ये वाला फंक्शन है डिपॉजिट के लिए, ये वाला फंक्शन है जैसे लाइक बैलेंस चेक करने के लिए। तो बहुत सारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, उसको क्या करेंगे ना, इसमें जो एंटायर बैंकिंग एप्लीकेशन था उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लिया, हर एक पार्ट को बोलते हैं फंक्शन। तो एक प्रोग्रामर क्या करेगा, जैसे ये फंक्शन आप 5 प्रोग्रामर इसको करो, ये वाला आपको करो, तो ऐसे डिवाइड कर लिए, फिर फाइनली हम इंटीग्रेट कर लिए, बन गया। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, अगर आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट बोलेगा कि जावा में करना है, तो आप पीओपी यूज नहीं कर सकते। तो आपका अप्रोच होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब क्या है कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे, आपका जो टीम जाएगा वहां पर बैंक में, वो क्या ढूंढेगा, वो अभी फंक्शन नहीं ढूंढेगा क्या क्या हो रहा है, वो भी ढूंढेगा ऑब्जेक्ट। तो बैंक में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेगा वो, तो बैंक में ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका क्या है, देखिए बैंक में ऑब्जेक्ट कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो बैंक में ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक जाएंगे, बैंक की टीम गए, तो बैंक का सारा काम को वो डॉक्यूमेंटेशन करके लिख के लाएंगे। बैंक का जो सारा काम है वो डॉक्यूमेंट्स लिख के लाएंगे, कि सारा चीज लिख के लाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन ले 200-300 पेज का डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद अब क्या करेंगे हम ना, उससे ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो कैसे ऑब्जेक्ट निकालेंगे ना, ऑब्जेक्ट होता क्या है, अगर एक छोटा सा लैंग्वेज में बोलेंगे, जिस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, डॉक्टर मार्कर, जिसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट है। तो प्रोग्राम में, तो बैंक में कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे ना, जो डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाया है उस डॉक्यूमेंटेशन का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉपर नाउन्स है, जो जो प्रॉपर नाउन्स होगा उससे ऑब्जेक्ट निकलेगा। प्रॉपर नाउन मतलब, जैसे मैं लिखूंगा मिस्टर, लाइक मैं बोलूंगा मिस्टर आलोक इज ए एम्प्लॉई, तो प्रॉपर नाउन कौन है, आलोक, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। उस तरह से सारा ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। फिर जैसे कि उसका एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो हम बहुत सारा डायग्राम बनाते हैं, एक सीक्वेंस डायग्राम होता है, क्लास डायग्राम होता है, जैसे एक ब्लूप्रिंट बनता है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। मतलब एक एम्प्लॉय को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आईडी होगा, डेजिग्नेशन होगा, ब्रांच होगा, वो एम्प्लॉय करता क्या है, क्या क्या करता है। इस तरह एक बहुत सारा डायग्राम होता है, एनालिसिस टूल होता है। तो हम इंटायर पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जैसे बिल्डिंग के बनाने पहले से एक ब्लूप्रिंट बनता है, उस तरह का एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा, उसको बोलते हैं डिजाइन लेवल क्लास डायग्राम। फिर जाके हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अप्रोच है, ठीक है। लेकिन पाइथन अगर यूज करोगे तो दोनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बोथ द अप्रोच। आप प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जब हम आप प्रोग्राम पढ़ाएंगे बताएंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिटेल, पूरा डिटेल से इसमें बाद में, बट पहले जो क्लासेस रहेगा वो यू कैन लाइक मोर गो ऑन फंक्शंस, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो नेक्स्ट इज लाइक फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कम लिखो, जो आप सी में लिख रहे थे 100 लाइन, पाइथन में 10 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा टेक्निक्स है, आप एक एक लाइन में 10-15 लाइन का कोड लिख सकते हो। एक लिस्ट कंपोनेंट्स का टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स बताएंगे। आप एक 10 लाइन का कोड एक लाइन में लिख लोगे, या 5 लाइन का कोड एक लाइन में। सी में जो 100 लाइन लग रहा था यहाँ पे 10 लाइन में हो जाएगा, टाइम बचेगा, सॉफ्टवेयर जल्दी बनेगा। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए ना, सॉफ्टवेयर कंपनी नीड्स व्हाट, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ही उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हेल्प करेगा। द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ये बहुत ही पाइथन का जो इतना पॉपुलर है, इसका योगदान बहुत है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों का कॉलेज में लाइब्रेरी होता है। मैं लेट से कॉलेज गया, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसकी बुक लाया, कोई मैकेनिकल का होगा वो मैकेनिक्स बुक लेगा। तो सबका रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी फुलफिल कर रहा है, जिसको जो बुक चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल बुक आके क्यों मेरा बुक लेगा, ठीक है, मैकेनिकल वाला उसका बुक लेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला उसका लेगा।
तो सबका जिसको जो काम चाहिए वो जाके लाइब्रेरी से बुक ला सकता है, फिर लौटा सकता है। क्योंकि मैं एक सेमिस्टर में पढ़ने के लिए तो 1000 बुक नहीं खरीदूंगा, मैं 3-4 बुक खरीदूंगा, बाकी सब लाइब्रेरी से लाऊंगा जो चाहिए। यही कॉन्सेप्ट पाइथन में है। तो पाइथन में कैसे है ना, जब पाइथन आप इंस्टॉल करते हो तो पाइथन तो इंस्टॉल होता है, लेकिन उसका एक लाइब्रेरी भी होता है। उसका जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो पाइथन के साथ इंस्टॉल नहीं होता है, उसमें लाखों बुक्स होता है, वो एक दूसरी जगह रखा गया है। ठीक है, एक साइट है उसका नाम है pypa.org, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। मैं एक साइट दिखा रहा हूँ जो पाइथन का लाइब्रेरी है, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग। तो ये मेरा डेस्कटॉप है, तो मैं अभी आ रहा हूँ, आपको पाइथन का लाइब्रेरी दिखाऊंगा। यहाँ पर लाखों, जैसे आप लाइब्रेरी में लाखों बुक होता है ना, वहाँ पर लाखों बुक से लाखों, इसको बोलते हैं पैकेजेस। अभी मैंने बोला था कि पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो, इसी की वजह से। ये पाइथन का लाइब्रेरी है, देखो आप लोग, pypi.org, पाइथन पैकेज इंडेक्स। यहाँ पर बहुत सारा लाखों पैकेजेस है, देखो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, रिलीजियस है। आपको मशीन लर्निंग में काम करना है, उसके लिए पैकेज है, साइकिट लर्न है। डाटा साइंस पे काम करना है, पांडास है। वेबसाइट बनाना है, जैंगो है, फ्लास्क है, बॉटल है। इमेज प्रोसेसिंग करना है, ओपन सी भी है। तो सारा टूल यहाँ पर रखा गया है, इंडेक्स ऑर्गेनाइज करके। हम ये सारा चीज को लेके अपने पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो मैं क्यों क्रिप्टोग्राफी का पैकेज क्यों इंस्टॉल करूंगा? नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे मशीन लर्निंग का पैकेज चाहिए। तो मैं जाके वहां से, यहाँ से मशीन लर्निंग का पैकेज लेके वो जो टूल है, अपने जो मैंने जो पाइथन इंस्टॉल किया है उसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट और है, वो नेटवर्किंग में एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसके प्रोजेक्ट के लिए जो टूल चाहिए वो जाके इस टूल को लेके अपने ये में इंस्टॉल कर सकता है ना। इसीलिए मैंने बोला था कि पाइथन यूज करके आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो। आप लोग जो सोच रहे हो वो तो बना सकते हो, जो ना सोच पा रहे हो वो बना सकते हो। क्योंकि हम अपने लाइफ में, इंटर लाइफ में सारा पैकेज को यूज कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ये एक बॉटनी स्टूडेंट भी यूज करता है, एक फिजिक्स स्टूडेंट भी अपने काम के लिए यूज कर सकता है, एक जूलॉजी स्टूडेंट यूज कर सकता है। ये इंटर सब फील्ड के लिए इसमें कोई ना कोई टूल है। ठीक है, तो इस पॉसिबल नहीं है कि हम ये लाखों पैकेज अपने लाइफ में भी यूज कर सकें, हम कुछ स्पेसिफिक एरिया में यूज करते हैं। तो कुछ पॉपुलर पैकेज लाइक आपका है नमपाई है, पांडास है, डाटा साइंस का लाइब्रेरी। डीप लर्निंग के लिए हम यूज करते हैं केरास और टेंसर फ्लो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। लाइक आपको मैंने वेबसाइट के लिए बताया जैंगो और फ्लास्क यूज करते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन सी भी यूज करते हैं। तो इसे बहुत सारा पैकेजेस है यहाँ पर रखा गया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज लाइक, देखो, तो ये सब फीचर था मैंने आपको बताया। ठीक है, so allow for it is for every branch, okay, it is not only concerned to like, तो इसके आप जो काम कर रहे हो जिस फील्ड में, तो आपके लिए भी आप अगर सर्च करोगे कि आपके लिए क्या क्या पैकेज है वही मिल जाएगा। ठीक है, आप जो ब्रांच का हो सबके लिए जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो कोई ना कोई पैकेज है, इसीलिए तो पाइथन पावरफुल है। ओके, कि इतना लाइब्रेरी किसी के पास नहीं है। ओके, तो ये मैंने छोटा सा, देखिए ये कंपैरिजन किया था, आप लोग देख सकते हो, छोटा सा कंपैरिजन मैंने किया था। सब लोग जानना चाहिए कि सी कब डेवलप हुआ था, वॉज डेवलप्ड सी। हाँ मोहन जी, फ्रंट एंड डेवलप के लिए आप देखिए, अगर आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो आप टिकेंटर यूज कर सकते हो। टिकेंटर टूल किट इंटरफेस एक पैकेज है। नहीं तो अगर आप वेब बेस्ड करते हो तो वेब बेस्ड पर तो HTML यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंपेरिजन मैंने किया है, देखिए। तो ये जो डेमो क्लासेस है, ये डेमो क्लासेस देयर विल बी 3 डेमो क्लासेस कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यू मतलब आज एक डेमो क्लास रहेगा, फिर परसों रहेगा, लाइक 8 को, 10 को, फिर 12 को। ठीक है, तो 3, देयर विल बी 3 डेमो क्लासेस, मतलब सिंगल चैप्टर नहीं, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है वो पहला है। ठीक है, तो देखो क्या है,
Yeah, C language was developed by Dinis Ritchie, C++ by Frostrup, Java by Gosling, and Python was developed by Rosen. C डेवलप हुआ था कब? 1972 में। ये स्टूडेंट लोग जानना चाहिए, ठीक है। कभी आप लोग चाहो तो उनका फोटो भी देखना चाहिए कि सी बनाया था कौन। सब तो जानते हैं डेनिस रिचर्ड, लेकिन उनका फोटो भी देखना चाहिए ना। तो गूगल में सर्च कर देख सकते हो कि वो भगवान है सी का। तो डेनिस स्ट्रॉस टू डेवलप किया था तो C++ 1980 में, जावा हुआ था 1991 में, पाइथन हुआ था 1991 में, सेम टाइम। इनिशियली जावा थोड़ा पॉपुलर हो गया, लेकिन अभी पाइथन सबसे पॉपुलर है। और सी का नाम सी क्यों दिया गया था? कोई पूछेगा भाई सी नाम क्यों दिया गया था? सी का नाम सी इसलिए दिया गया था क्योंकि सी को डेवलप जब डेनिस रिचर्ड ने किया था तो उन्होंने दो लैंग्वेज को स्टडी किया था, एक था बी और एक था बीसीपीएल। इन दोनों लैंग्वेज का अच्छा अच्छा फीचर को वो मिला के सी बनाए थे, ठीक है। ये बी के बाद आता है, इसलिए उसका नाम ने सी दे दिया। सी प्लस प्लस क्यों दिया गया है? प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज। तो सी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज जो होता है वो होता है सी प्लस प्लस। सी विथ सम एडिशनल। वो एडिशनल चीज है क्या ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी में नहीं था। तो सी प्लस प्लस सी का बड़ा भाई है। जावा क्यों दिया गया? जावा का ओरिजिनल नाम था ऑक, ओ ए के। जेम्स कॉसलिंग के घर के बाहर एक गछ पेड़ था, उस पेड़ का नाम था ऑक, तो उसके नाम से जावा दिया गया था। लेकिन जावा थोड़ा 1991 से 1995 तक, जब 1995 में उसको फिर से रिबिल्ड किया गया, फिर रिलीज किया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो उसका नाम जावा क्यों दिया गया? क्योंकि वो लोग जो बैठे थे डिस्कस कर रहे थे क्या नाम देंगे, तो वो कॉफी पी रहे थे। उस कॉफी सीड जो आया था वो इसका नाम जावा था, जब वो जावा आइलैंड से आ रहा था, इसीलिए उसका नाम जावा हो गया। लेकिन पाइथन क्यों दिया गया है? क्या पाइथन कोई स्नेक है? तो बहुत सारा सोच पता भाई स्नेक नेक के नाम से दिया गया होगा, नहीं। पाइथन इज नो वे रिलेटेड स्नेक। आप लोग कपिल शर्मा का शो देख रहे हो? कपिल शर्मा एक पॉपुलर शो है, या आप जो आता है लाइक क्या आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है, तो उसी तरह से एक शो आ रहा था, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। बीबीसी नाम का एक चैनल है, बहुत ही पॉपुलर चैनल है। तो वो उसमें आ रहा था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस जो है उस सीरियल का नाम था। उस सीरियल में हर एक एक्टर को बोलते हैं पाइथन। तो उसी के नाम से ये जो गिडो वैन रिज्म है, जो कि पाइथन का डेवलपर है, ये उस सीरियल का बहुत ही बड़ा फैन थे। तो कॉमेडी सीरियल था, ठीक है। तो उसी के नाम, उसी नाम के हिसाब से पाइथन, उन्होंने पाइथन दे दिया था, ठीक है। तो पाइथन इज नो वे रिलेटेड स्नेक। तो कोई पूछेगा कि पाइथन स्नेक है क्या? नहीं, मतलब नॉर्मल में स्नेक है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन स्नेक नहीं है, ठीक है। मोंटी पाइथन के नाम से दिया गया है, ओके। देखिए पाइथन जो होता है नॉर्मली, जो फ्रंट एंड पाइथन हम लोग जो नॉर्मली बैक एंड में यूज करते हैं, पाइथन का जो, देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछ रहेगा जी, पाइथन पाइथन का जो होता है, इसका जो फ्रेमवर्क है जैंगो है, फ्लास्क है, वो हम अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो बैक एंड में यूज होता है, ठीक है। फ्रंट एंड टूल के लिए कोई जीआई टूल हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला टिकेंटर है, पाइट जीटी है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लाइक, ये जो कौन सी, तो मैंने बोला था आपको कि सी क्या है ना, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस क्या है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करता है। जावा ही वही है, लेकिन पाइथन क्या है ना, दोनों अप्रोच आप मिला के कर सकते हो। ये पाइथन का एडवांटेज है। देन कंपाइलर, ऑब्वियसली सी कंपाइलर यूज करता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करता है, लेकिन जावा और पाइथन दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज करते हैं। पाइथन इंटरप्रेटेड है लेकिन इंटरनली कंपाइल्ड है, इसीलिए हमने बोला अगर कोई आपको पूछेगा कि पाइथन क्या है ना, पाइथन इज ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ओके। एंड स्टैटिक टाइप का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया आपको कि जिस लैंग्वेज में आपको, जिस लैंग्वेज में क्या है ना, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप चाहिए, वो स्टैटिक टाइपिंग है। और जिसमें वेरिएबल बनाने के लिए डाटा टाइप नहीं चाहिए, वो डायनामिक टाइपिंग है। तो सी सी प्लस और जावा ये सब स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। पाइथन डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है, ओके। आसान है लिखना, हाई लेवल है तीनों, लेकिन ये क्या है, वेरी हाई लेवल, क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन कैसे है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है नहीं। और प्लेटफॉर्म सी सी प्लस प्लस तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जावा और पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जैसे पाइथन में कॉन्सेप्ट वो मैंने बताया, पाइथन वर्चुअल मशीन, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट जावा में है, उसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इसी की वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।
तो आप लोग देख रहे हो ये कौन सा प्रोग्राम है, बताओ आप लोग। ये मिस्टर पटेल, पाइथन इज ए इंटर, आप बोल सकते हो इंटरप्रेटेड, बट ये इंटरनली कंपाइल्ड है। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आप आज देखे हो बाइट कोड का, इंटरनली इसका कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो पाइथन का कोड आप लिखोगे तो दुनिया में कहीं पर चलेगा, ठीक है। ये सी लैंग्वेज मिस्टर रोहन, ये सी लैंग्वेज का कोड है। सब लोग देखो, अगर कोई जानता नहीं है फिर भी बता देता हूँ, मुझे एक हेलो मैसेज डिस्प्ले करना है, तो ये हेलो मैसेज, ये सादिया, इट सी प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या आएगा सादिया? इसका आउटपुट आएगा कि हेलो। कितना लिखना पड़ता है भाई? हाथ इंक्लूड stdio.h की हेडर फाइल है, void main, printf हेलो, इतना लिखने के बाद हेलो आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन क्यों इतना सिंपल है, सबको जानना चाहिए ना। प्रूव करूंगा, देखो, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड है, इसका भी आउटपुट आएगा क्या ना, हेलो। इसका भी आउटपुट आएगा हेलो, ठीक है। इसका भी आउटपुट क्या आएगा ना, हेलो। लेकिन इतना लिखना पड़ेगा, ये मेन लिखना पड़ेगा, बिना मेन के काम नहीं करेगा। सी क्या, सी प्लस प्लस, iostream.h, iostream नेमस्पेस std, इतना सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक जावा का प्रोग्राम है, जावा भी पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन इतना लिखना पड़ेगा। ये कमांड है डिस्प्ले करने के लिए, हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस, लिखना पड़ेगा। ये भी मेन यूज करता है। अब पाइथन का कोड देखो आप लोग, ये पाइथन का कोड है, प्रिंट हेलो, दैट्स ऑल। कोई मेन फंक्शन है क्या? कोई भी मेन फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो। लग नहीं रहा है कि जस्ट ये सबसे सिंपल है, और कम टाइम में लिखेंगे, सबसे सिंपल, कम मतलब टाइम भी बचेगा और प्रोग्राम जल्दी भी लिखेंगे, समझने में भी आसान है। कोई मेन फंक्शन का, पाइथन में कोई मेन फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, प्रोग्राम पूरा ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करता है। एक चीज है जब फंक्शन पढ़ाएंगे बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट है मेन का, लेकिन इफ नेम इक्वल टू मेन, लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं है, वो हम उस टाइम में बताएंगे क्या है। लेकिन इतना सोचो कि आपने समझ गए कि भाई ये सबसे सिंपल है। नहीं, लेकिन आप लोगों को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो आप लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। इंस्टॉल करने का तरीका भी बहुत आसान है। मैं मैं पाइथन इंस्टॉल किया हूँ, मैं आपको लोगों को सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में बता दूंगा। और एक टूल, बढ़िया टूल है एनाकोंडा, उसे भी इंस्टॉल करवाएंगे, पाइचार में इंस्टॉल करवाएंगे, बताएंगे। नहीं, वो बाय डिफॉल्ट है रोहन, ठीक है। उसमें एक बिल्ट इन, पाइथन में कोई हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर एक पैकेज का कॉन्सेप्ट, लाइक वो यूज करता है एक बिल्ट इन पैकेज, ठीक है, नाम है इसका, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन वहां पर है सारा, जैसे लाइक प्रिंटफ स्कैनफ आप सी में पढ़ रहे हो तो कहाँ है, हेडर फाइल stdio में है। तो ये जो पाइथन का जो पैकेज ये था, वो था बिल्ट इन नाम का पैकेज है, वो वहां वहां पर है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट पैकेज एंड मॉडल में यू विल बेटर अंडरस्टैंड। Yes, definitely, Devasita, we will use Jupyter Notebook. I will tell you how to use Jupyter, but not today because this is not possible. If okay, let's see if time permits, I will tell you. But in the next, because I have already next, I will give you three demo classes, consecutive three classes. Today, 8th, then 10th, and 12th. Then I will tell you about like कि इसमें कवर हो जाएगा कि जुपिटर में कैसे काम करते हैं। जुपिटर के बारे में हम बताएंगे, डिटेल बताएंगे, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा आईडी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, तो आज जो है जुपिटर में थोड़ा ही बताएंगे। तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, प्लेन पाइथन है ये, बस उसके साथ कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी नहीं होगा, ठीक है। No, today class is not over. The class will be end at the class will be end. It will end at 7:20. Okay, 7:25. Okay. Yes. I'll provide you the recordings. No problem. If you want, then I can provide the recordings of the class. The student will join. I'll provide the recordings. No problem. तो देखिए, ये क्या है, तो आपने करना क्या है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है।
ना आपको जाना पड़ेगा www.python.org। ये पाइथन का ऑफिशियल साइट है। मैंने और चीज दिखाया था आपको, वो लाइब्रेरी था पाइथन का, PY नहीं। तो ये साइट जाना पड़ेगा आप लोगों को, जाकर आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.9 है। तो हम जाते हैं python.org को। ठीक है, देखते हैं। लेट अस गो टू द python.org। तो ये मेरा जो ब्राउजर है, मैं लिख रहा हूँ www.python.org। ये पाइथन का ऑफिशियल साइट है। ये क्या है? ऑफिशियल साइट। यहाँ पर पाइथन को मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। यहाँ पर भी एक लिंक आप देख सकते हो, PY है। ओके, ये PY मतलब जो लाइब्रेरीज का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पाइथन का क्या है ना, लाइब्रेरी है, ये जो ऑफिशियल पेज है। तो पाइथन को डाउनलोड करने के लिए ये क्या है, डाउनलोड लिखा है, क्लिक करो। और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज। ये 3.9.0 है, अभी तक के लिए यही लेटेस्ट है। आप इसी को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन ये जो है वो 64 बिट का है। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे, अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट का है, तब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट का है, ये वाला काम नहीं करेगा। तो बहुत सारा वर्जन थे। देखिए विंडोज के लिए मैंने बताया था, क्योंकि सबका पीवीएम डिफरेंट है, इसलिए जो पाइथन आप विंडोज में इंस्टॉल करोगे, वो मैक में काम नहीं करेगा, वो लाइनेक्स में काम नहीं करेगा। इसलिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट पाइथन है। मेरे को यहाँ पर लेफ्ट से आपका अगर मशीन 32 बिट का है तो क्या करेंगे, यहाँ आओ सिंपली। जैसे मेरा विंडोज का है, मैं क्लिक किया, यहाँ पर विंडोज में क्लिक कर लिया। आप लोग देख सकते हो, एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है क्या, कि सर ये पाइथन 2 क्या है। देखो पाइथन पहले 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो 1 तो मतलब अभी नहीं है। 2 जो है, पाइथन 2। हम बताएंगे बताएंगे, अभी बता रहे हैं, डोंट वरी। कैसे डाउनलोड करेंगे बताएंगे। तो ये जो है पाइथन, एक लिखा है पाइथन 3 और एक लिखा है पाइथन 2। तो पाइथन 2 को करना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि पाइथन 2 जो है वो मार्केट से भी आउट हो जाएगा। इसका 2.7 के बाद 2.8 नहीं आएगा। लेकिन वो पहले से बना था, बहुत सारा कंपनी उसमें काम कर रहे थे, तो उसको सपोर्ट नहीं करने के लिए है। लेकिन ये पाइथन का फ्यूचर नहीं है। पाइथन का जो फ्यूचर है ये वाला है, पाइथन 3। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देखो अभी जो लेटेस्ट रिलीज वो दिया है, यहाँ पर तो था 3.9। देखो कब हुआ है, December 7 में हुआ है। December 7 मतलब कब है, आज कितना तारीख है? आज 8 है ना, ये कल रिलीज हुआ है। ये कल ही रिलीज हुआ है। ठीक है, 3.9.1, तो हम लोग 3.9.0 में काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्टरडे लेटेस्ट है, पूरा ही लेटेस्ट है। ठीक है, तो नीचे आओ, तो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर सब है वर्जन। तो अगर आपका विंडोज है, इसको डाउनलोड करना है। देखो ये देख रहे हो क्या लिखा है, विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट। ये विंडोज इंस्टॉलर क्या लिखा है, 64 बिट। ठीक है, अगर आपका 64 बिट मशीन है, जो बाई डिफॉल्ट दिखा रहा था उसको इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका 32 बिट है, इसको कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर सर 3.9 बहुत लेटेस्ट है, जैसे जैसे आप कोई ज्यादा फर्क नहीं महसूस करोगे 3.8, 3.7, 3.9 में। ओके, एज ए बिगिनर आप इतना कोई डिफरेंट, इतना फर्क नहीं महसूस करोगे। आप 3.7 में भी काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप 3.7 में भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3.8 में कर सकते हो, 9 में कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आपने क्या स्टेप फॉलो किया इंस्टॉल करने के लिए? तो आपने डाउनलोड क्लिक किया, यहाँ पर आए विंडोज क्लिक किया, तो विंडोज में यहाँ पर 3.9.1 था, उसको क्लिक किया। नहीं तो आप अगर चाहते हो और कोई डिफरेंट वर्जन के लिए, देखो बहुत सारा है, 3.9.0 भी है, October 5 को रिलीज हुआ था, इसको भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर करने के लिए क्या है, ये जो लिखा है X86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, ये है 32 बिट के लिए। और ये जो लिखा है X86 64 एग्जीक्यूटिव इंस्टॉलर, ये 64 बिट के लिए है। जहां पर ओनली लगा है 86 एग्जीक्यूटेबल, ये वाला किसके लिए है, 32 बिट के लिए। और ये वाला है 64 बिट के लिए। तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका मशीन है। हाँ, हर एक नया फीचर में नया जब वर्जन आता है, कोई ना कोई नया फीचर कुछ कुछ ऐड होता है, क्योंकि ऑपरेशन तो ये दुनिया का चेंज, तो दुनिया का नियम है। ठीक है, तो 3.8 भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो 3.7 भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। पर मैं सजेस्ट करूंगा व्हाई नॉट द लेटेस्ट वर्जन, आप लोग लेटेस्ट वर्जन ही यूज करो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लिया डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं इसको इंस्टॉलेशन अगर आप देखना चाहते हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मैंने यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, तो मैं वहां पर इसको दिया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वहां ले जा रहा हूँ। आप कैसे सर्च करोगे, सॉरी यूट्यूब कहाँ गया, YOU यूट्यूब, मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ, देखिए। तो आप लोग सब जाके आज इसको देख के इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेट से यहाँ पर लिखा मैंने पाइथन ट्यूटोरियल बाय रंजन सर, ये मेरा है। आप यूट्यूब में इसे मारोगे तो आ जाएगा, ये मेरा चैनल है। तो मैं ग्रेजुअली अपलोड कर रहा हूँ बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये मेरा सीरीज है, अभी तक मैंने 9 वीडियोज अपलोड किया है, तो टाइम लगता है करने के लिए, 1 महीना पहले स्टार्ट किया था। तो ये सब क्लिक करो, और आप जो सेकेंड वाला वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, ये सेकेंड वाला है, इसको क्लिक करने से आ जाएगा। मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये पूरा मैंने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दिया है, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। यहाँ पर है पाइथन है लिखा है, पर मेरा फोटो भी थोड़ा दे दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया गूगल में टाइप किए, आए, पूरा प्रोसेस मैंने मेंशन किया है, ठीक है। जैसे अभी बताया था, लेकिन उस टाइम में क्या था, 3.9.0 था तभी क्रिएट किया था, तो ये तो चेंज होते जा रहा है, तो 3.9.0 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, क्या कैसे करता हूँ इसको देखो, आप एक बार बताते जाऊँगा मैं, देखो। तो आप डाउनलोड जब करोगे क्या होगा, इस तरह का एक फाइल आएगा, आप लोग देख सकते हो 3.9.0 AMD 64, ये 64 बिट वाला है। और जब सिर्फ जो लिखा है 39, जो 3.9.0 लिखा है, ये वाला जो लिखा है ये 32 बिट वाला है, ठीक है। और ये वाला 64 बिट वाला है, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हो, ओके। तो क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, जैसे आप इंस्टॉल करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उसको, डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन डबल क्लिक करने से कैसे, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू इंस्टॉल, वो जानना चाहिए। अगर आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इसको डबल क्लिक करोगे, तो डबल क्लिक करने से ऐसा कोई विंडो आएगा। तो वो क्या बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है कि इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉल नाउ करोगे तो बाई डिफॉल्ट वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेगा, लेकिन मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ इंस्टॉल हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कस्टमाइज क्लिक करूंगा, और नीचे एक लिखा है आर पाइथन टू पाथ, आप देख रहे हो, तो उसको सिलेक्ट कर लूंगा। इसका महत्व मैं बाद में बताऊंगा क्यों इसे करते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट आया, तो जब नेक्स्ट क्लिक किया, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ, फिर मैंने इसको, देखो, तो नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट में नेक्स्ट क्लिक किया तो ऐसा विंडो आ रहा है। तो वो बता रहा है कि यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पर इंस्टॉल हो, ठीक है। किसी को इसमें से किसी को अगर आप इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर करना चाहते हो, अगर आपके लैपटॉप में बहुत सारे यूजर है कर सकते हो, नहीं तो नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ इंस्टॉल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ये सारी चीज़ को क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ, देखो मैं चाहता हूँ सिर्फ सी ड्राइव में एक पाइथन 3.9 का एक फोल्डर बनेगा, वहीं पर मेरा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो पर इंस्टॉल कर लिया मैंने, तो अभी इंस्टॉल लिखूँ क्लिक करूंगा, तो वो ग्रेजुअली वो इंस्टॉल होता जाएगा। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, फाइनली इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। तो इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, दैट्स ऑल। तो इससे हमने सीखा क्या, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हमने सीख गए। तो अब हम क्या करेंगे, क्या, पाइथन इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। और चेक करते हैं। तो मैं अभी आ रहा हूँ कहाँ पर, मेरा जो डेस्कटॉप था, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं चेक करूँगा ना पाइथन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ है। तो मैं डेस्कटॉप में आ रहा हूँ, देखो ये मेरा डेस्कटॉप है। तो मैं आ गया डेस्कटॉप में, मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, क्या टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करो स्टार्ट बटन में, ये स्टार्ट बटन है मेरा। तो स्टार्ट बटन मैंने क्लिक किया, और मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर IDLE, क्या टाइप कर रहा हूँ, IDLE। मैं क्लिक किया यहाँ पर, देखो मेरे पास दो वर्जन है, 3.7 है, 3.9 भी है। आज बिगिनर आप एक ही वर्जन रखो, मैं दोनों को मतलब ये कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रखा हूँ इसको, ठीक है। तो आप इधर ये 3.7 वाला है, आप लोग देख सकते हो, नहीं 3.7 भी कोई मतलब बुरा वर्जन नहीं है। तो इस तरह दिखेगा विंडो। तो इसको क्या बोलते हैं पता है, ये जो आप देख रहे हो थ्री गर्दन सिंबल, आप देख रहे हो, ये जो थ्री गर्दन सिंबल, इसको बोलते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर, क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। तो ये यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, लिखूंगा मैं x = 10, देख रहे हो, लिखूंगा y = 20,
लूंगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देख रहे हो आप लोग, लिखूंगा जेड, हो गया, जेड हो गया कितना ना 30 हो गया, समझ रहे हो। नेक्स्ट, तो ये तो था, मतलब पाइथन मेरा इंस्टॉल हो गया, आप चेक कर सकते हो ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या क्या तरीका है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रन ए पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम रन करने का तरीका क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या तरीका है। देखिए मोहन जी, यहाँ पर आप प्रिंट लिख सकते हो, नहीं तो प्रिंट ना लिखने से चलेगा, ये इंटरेक्टिव मोड है। अगर आप प्रिंट जेड लिखोगे, प्रिंट जेड लिखोगे तब भी होगा, नहीं लिखोगे तब भी होगा। क्यों, ये फैसिलिटी, एक ऐसा फैसिलिटी दिया गया है सब लोगों को, ताकि आप यहाँ पर क्या, सिंपली से कैलकुलेटर लिखते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, जैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये फैसिलिटी दिया गया है। तो नहीं तो आप प्रिंट कर सकते, प्रिंट भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी जगह में। लेकिन अगर आप एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखना चाहते हो, ये जो एरिया है ये बड़ा प्रोग्राम लिखने के लिए सुटेबल नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए और किसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये जगह है। इसे पाइथन का इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। तो बहुत सारे, देयर आर डिफरेंट वेज टू रन पाइथन प्रोग्राम, ओके। तो पाइथन प्रोग्राम का रन करने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं बताऊंगा क्या क्या तरीका है, ठीक है। और लास्ट को फाइनली मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा क्या क्या कवर करेंगे, और फाइनली मैं आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो मैंने किया है, स्टूडेंट लोगों को गाइड करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस कोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट भी है, तो मेरा सब कोर्स के साथ प्रोजेक्ट होता है, वो सब स्टूडेंट करते हैं। तो ये वाला है इंटरेक्टिव मोड। तो पाइथन प्रोग्राम को रन करने का तरीका क्या है, तो पहला जो हुए है, वो पहला हुए है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या है, यही इंटरेक्टिव मोड है। ये क्यों होता है ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए। मैं जानना था तो अच्छा, देखिए तो ये कमांड सही कि गलत है, अरे अरे गलत है, ठीक है। ये ऐसा जगह है जहां पर हम कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं इसको, या मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ, ये सुटेबल जगह नहीं है। तो बड़ा प्रोग्राम कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या करो, उसके लिए क्या चाहिए मुझे ना, दो, एक आइदर एक मैं यूज कर सकता हूँ स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड यूज कर सकता हूँ। इसमें क्या करेंगे ना, इसमें एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। जैसे कोई भी एडिटर में कोई भी एडिटर में आप पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हो। जैसे मैं अभी नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, मैं नोटपैड में भी पाइथन प्रोग्राम लिख सकता हूँ। देखो स्क्रिप्ट मोड में कैसे होता है, मैं सर्च कर रहा हूँ नोटपैड, तो नोटपैड आ गया, देखिए इधर नोटपैड है। तो नोटपैड में एक प्रोग्राम लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा ना, एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, देन जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन प्रिंट, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जेड, ओके। तो प्रिंट जेड लिखा मैंने, ये मेरा पाइथन प्रोग्राम है, फॉलो देख रहे हो। मैं अभी से रन करूंगा, अभी से क्या करूंगा, रन करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, इसको सेव किया मैंने, सेव। तो पाइथन प्रोग्राम सेव कैसे करेंगे, मैं सेव करने के लिए, जैसे मैं डी ड्राइव में गया और डी ड्राइव में आया, और डी ड्राइव में ऑल फाइल्स करके मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे टेस्ट डॉट, टेस्ट डॉट पाई, पी वाई, याद रखो पाइथन प्रोग्राम एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वाई। तो ये प्रोग्राम मेरा सेव हो गया, कहाँ पर सेव हुआ है, डी ड्राइव में, इसका नाम क्या है, टेस्ट डॉट पी वाई। रन कैसे करेंगे, देखो आप, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, क्या किसको ना, कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी पाइथन प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, देखो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, ठीक है, सीएमडी टाइप करने से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। तो आप लोग मेरा कमांड प्रॉम्प्ट देख रहे हो अभी, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो ये कहाँ पर है ना, सी ड्राइव में है, लेकिन मेरा प्रोग्राम कहाँ पर है, डी ड्राइव में है, तो मैं डी में आ गया। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेस्ट डॉट पी वाई। तो क्या लिख रहा हूँ मैं ना, पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई, रन करो, आ गया आउटपुट 30। तो हमने नोटपैड में लिखा, डॉट पी में सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट से आके प्रोग्राम को लिखा, रन कर दिया। ये स्क्रिप्ट मोड था। और एक मोड है क्या मोड है ना, और जो मोड है देखो आप लोग, जो नेक्स्ट मोड है मेरा क्या है ना, मेरा जो नेक्स्ट मोड है वो है आपका लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। किसी प्रोग्राम को आईडी में लिखना अच्छा होता है, ये ऐसा जगह होता है जहां पर किसी प्रोजेक्ट को बनाना, बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा आईडीज है, उनमें से एक आईडी है जुपिटर नोटबुक, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। लेकिन पाइथन का खुद का भी आईडी है। तो पाइथन का खुद का आईडी कौन सा है, देखते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, अगर पाइथन का आप खुद का आईडी यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिखो फाइल, न्यू फाइल। तो आपने क्या किया था, स्टार्ट बटन क्लिक करके आईडीएलई क्लिक किया था, तो ये विंडो आया था। अब आप यहाँ पर लिखो क्या लिखना है, मैं लिखा है यहाँ पर, लेट्स से
एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेट्स से a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ये पाइथन का खुद का आईडी है। लेट्स से c इक्वल टू a इंटू बी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट का काम क्या होता है? अब वो प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा? रिजल्ट को प्रिंट किया। ये पाइथन प्रोग्राम है। प्रोडक्ट करेगा, फिर क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे, फाइल सेव। एक प्रोग्राम को लिखना तो सेव करना ही पड़ता है ना, तो मैं सेव कहाँ कर रहा हूँ? जैसे मैं कहीं पर कर रहा हूँ, जैसे मैं डी ड्राइव में किया, डी ड्राइव में इसका नाम दिया क्या ना, डेमो डॉट पी वाई, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। इस प्रोग्राम का नाम क्या है ना, डेमो डॉट पी वाई है। अभी क्या करेंगे हम? इसको रन करेंगे। रन, क्या लिखा है? रन द मॉड्यूल। तो रन करो। अब देख सकते हो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया है। कितना आया है? 200। देख रहे हो आप? तो आपने सिंपली न्यू फाइल क्लिक किया, यहाँ पर प्रोग्राम लिखा, डॉट पी में सेव किया, बाहर रन बटन था, यूज कर लिया। ठीक है, तो हमने आईडी कैसे ओपन किया? स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे IDLE। मेरा 2 है, 3.7 है, 3.9 है, तो आप जिसको ओपन कर सकते हो। आप तो एक ही होगे, इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देख रहे हो? ओपन हो गया। फिर फिर अगर आप यहाँ से चाहते हो बड़ा प्रोग्राम लिखने के लिए, तो फाइल क्या करना है? न्यू फाइल। यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है, जो भी लिखना है, फिर इसको क्या करना है? जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, हेलो लिखा मैंने। इसको सेव करूंगा, फाइल सेव। क्या करेंगे ना, लेट्स से मैं डी ड्राइव में सेव किया हूँ, लेट्स से लाइक मेरा है demo1.py। इसका एक्सटेंशन .py होता है, py। इसको रन करेंगे, रन द मॉड्यूल। रन करेंगे तो देखो आउटपुट आ गया है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब पाइथन इंस्टॉल कर लेना। करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा जो यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है वो आप देख कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन जो थर्ड पार्टी आईडी है, बहुत सारा थर्ड पार्टी आईडी भी होता है। ठीक है, उन थर्ड पार्टी आईडी जो होता है, बहुत ही पॉपुलर आईडी एक है, उनमें से जुपिटर नोटबुक, देखिए पाइचार्म, स्पाइडर, एमाकस, VIM, बहुत सारा थर्ड पार्टी आईडी है। तो मैं एक थर्ड पार्टी आईडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि इसका नाम क्या है ना, जुपिटर नोटबुक है, जो कि पूरा आपका जैसे नोट लिखते हो ना, नोटबुक की तरह काम करेगा। देखो। तो इसके बाद में इसको थोड़ा बता दूंगा, इसके बाद में सिलेबस में जाऊंगा, फिर इसके बाद में आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। देखो, ये जो जुपिटर नोटबुक है, आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर लेट से लिखा मैंने प्रिंट, क्या लिखा मैंने? हेलो। ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये हमारा रन बटन है, रन कर लिया, हो गया आउटपुट। सेकेंड प्रोग्राम है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये आनाकोंडा के साथ आता है। तो पाइथन तो आप कर सकते हो काम, 3-4 क्लास के बाद हम आनाकोंडा, मतलब नेक्स्ट 2 क्लास बाद आनाकोंडा भी सिखा देंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब लिख रहा हूँ मैं, लेट्स से प्रिंट जेड। ये सेकेंड प्रोग्राम है, तो एक ही प्रोग्राम में सारा चीज रह जाएगा, है ना? तो ये एडवांटेज है इसका। ये पहला प्रोग्राम है, आज असाइनमेंट करना है, पहला प्रोग्राम डेट वाइज, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, ऐसे कर सकते हैं। ये जुपिटर है। तो स्टेप वाइज करने के लिए आसान सा तरीका है, तो मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है जुपिटर यूज करना। इसको करने के बाद आप क्या करोगे ना, फाइल, इसको सेव करते हैं कैसे ना, फाइल सेव आज। क्या करेंगे? जैसे में लिखा, आज का तारीख क्या है? 8, में लिखा 8 दिसंबर। ओके, असाइनमेंट डॉट IPYNB, IPYNB, आई पाइथन नोटबुक, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको। नो, सेमीकोलन यूज होता है। यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पाइथन में सेमीकोलन नहीं चाहिए, जैसे आप सी में कर रहे थे, सेमीकोलन ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, इसका एक्सटेंशन क्या हुआ ना, .IPYNB। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, बट अभी के लिए देखो कि एक अच्छा आईडी है जहां पर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, फिर आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, आपके इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट करवाएंगे। ये एक प्रोजेक्ट है डायबिटीज प्रिडिक्शन का। ठीक है, ये पाइथन को कोडिंग है, आप लोग देख सकते हो।
और इसमें कुछ पाइथन के साथ साथ कुछ मशीन लर्निंग का कुछ कोड किया गया है। ठीक है, ये कोडिंग है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको। तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि कोडिंग तो समझ नहीं पाओगे अभी। आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका आउटपुट है। देख पा रहे हो? तो ये तो हम लास्ट में करेंगे ये प्रोजेक्ट में से। ये KNN है, ये के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है। ये एक मैक्सिमम का एल्गोरिथम होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन सिस्टम बना रहे हैं। जब कोई पेशेंट का डाटा दिया जाएगा, ये हमारा मॉडल बता देगा कि ये उसको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। ये डॉक्टरों के लिए हेल्पफुल है, तो डॉक्टर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ मॉडल्स यूज किए हैं। ये एक मॉडल था लाइक KNN, एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो बताया कि इसका एक्यूरेसी बताता है कितना एक्यूरेट है ये। और एक नई बेस है, जैसे कि आप सोच सकते हो कि 4 स्टूडेंट हैं, सबको सिखाया गया है, सब सब क्या कह रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। इसका एक्यूरेसी निकला कितना, 78%, मतलब ये 78 मार्क रखा है, अच्छा प्रेडिक्शन करेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर अगर वैल्यू देंगे, मैं इसे रैंडमली दे रहा हूँ, ठीक है, टू ऐसे कुछ मैं दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर 231, ऐसे रैंडमली दे रहा हूँ, 34 इंसुलिन, 54 हाई बॉडी मास इंडेक्स 12, ऐसे कुछ दे रहा हूँ मैं। पी डिग्री 0.9, एज 38, प्रेडिक्ट क्या लिख रहा है ये, अब नो डायबिटीज। तो ये मॉडल बता रहा है कि नो डायबिटीज। तो डिफरेंट वैल्यू के लिए हो सकता है डायबिटीज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मॉडल हमने डिजाइन किया है वो कोडिंग था उसका। यहाँ पर हमने चारों मॉडल यूज किया है, मतलब आप सोच सकते हो एक एग्जाम 4 स्टूडेंट दे रहे हैं, इनमें से जो सबसे अच्छा होगा, एक्चुअली इनमें से सबसे अच्छा कौन आया है, सबसे ज्यादा मार्क रखा है ये 78 था, ये 70 मार्क रखा है, ये 79, और ये रखा है 80%। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो इसी मॉडल के हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बताएंगे सब चीज क्या है, क्योंकि आप जैसे यूट्यूब प्रेडिक्ट करता है, जीमेल प्रेडिक्ट करता है कि नहीं, कि ये मैसेज स्पैम होगा कि नहीं होगा, उस तरह का एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं आपको, कि जीमेल जो प्रेडिक्ट करता है कि एक मैसेज स्पैम है कि नहीं है, तो वो कैसे करता है। ठीक है, देखिए, एक सेकेंड, वो विंडो कहाँ गया, हाँ, देखिए, ये तो डायबिटीज प्रेडिक्शन गया था, दिखा रहे हैं हम लोग आपको। ये वाला स्पैम SMS डिटेक्शन है। जैसे जीमेल डिटेक्ट करता है, स्पैम आएगा तो क्या करेगा, स्पैम दिखा देगा कि स्पैम है, स्पैम नहीं है तो दिखाएगा क्या, नॉट स्पैम है। तो वो करता कैसे है, तो वो ऐसे करता है, देखिए। तो मैं इसको आपको शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो, देखो ये वाला, ये एक मॉडल है, इसमें हमने कुछ मॉडल्स यूज किए हैं, सब सारा कोड पाइथन में बनाया गया है। तो वो बता रहे हैं कि लाइक, और एक मॉडल था, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेसी का। मैं अभी लिखूंगा हेलो, मैं जानना था कि ये स्पैम है कि हाँ में, ये समझो क्या लिख रहा है, दिस मैसेज इज नॉट स्पैम। तो जीमेल ऐसे ही करता है, जीमेल को ही सिखाया गया है। मैं लिखूंगा हेलो, यू वन $1,000। नॉर्मली ऐसा मैसेज क्या होता है, स्पैम होता है ना। देखो क्या आया, दिस मैसेज इज स्पैम। तो ये मॉडल बनाने के लिए हमने 5,000 डाटा यूज किया है, 5,000 मैसेज। ठीक है, आइडिया देंगे इसके बारे में। और एक देखिए, एक प्रेडिक्शन था एयर क्वालिटी प्रेडिक्शन का। ये एक मॉडल है जो कि प्रेडिक्ट करता है एयर क्वालिटी कैसे रहता है। आपका आउटपुट देखो, जान पाओगे किस तरह का मॉडल बनाया है हमने। तो मैं इसका आउटपुट शेयर कर रहा हूँ, देखो आप आउटपुट इसका, ये इसका आउटपुट है, देख पा रहे हो। तो ये हमने कुछ मॉडल्स यूज किया है इसमें, लाइक लीनियर रिग्रेशन यूज किया है हमने। ये एक मॉडल है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम मॉडल यूज किए हैं। भाई स्लो हो गया मेरा सिस्टम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली इसमें बहुत सारा ज़्यादा डाटा है, इस मॉडल में अराउंड 9,000, ये काम के लिए 9,000 डाटा है। इसका इसमें एरर निकालते हैं,
तो इसे मॉडल यूज किया, मतलब इसमें सारा डाटा दोगे तो ये मॉडल बताएगा। ये हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेदर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है उसका क्या क्या बैड इफेक्ट रहता है ह्यूमन के बॉडी के ऊपर। तो ये मॉडल बताता है डिफरेंट डिफरेंट, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब पैरामीटर दोगे तो ये मॉडल बता देगा आपको कि आपका मतलब वेदर क्या रहने वाला है। ठीक है, ये मॉडल है, इसको आप बना सकते हो। और एक मॉडल हमने किया है, मैं और एक दिखा रहा हूँ आपको काम। तो बहुत सारा काम है। हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन, हमने एक हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन का काम किया था। उसमें हम क्या किए थे, तो इनमें से कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को देंगे हम करने के लिए, ये उसमें इम्प्रूवाइज करने के लिए देंगे। तो ये एक हार्ट डिजीज प्रोटेक्शन का मॉडल है, आप लोग देख रहे हो। इसमें मशीन लर्निंग हमने यूज किया है, मशीन लर्निंग यूज किया है उसमें। डाटा साइंस का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये बहुत सारा मॉडल्स है बनाए हमने। तो इसमें एक्यूरेसी कम था, 96%। तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट सोच सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट को पढ़ाया गया है और इस तरह से मार रखे हैं। तभी आप अगर यहाँ पर डाटा दोगे तो वो क्या करेगा ना, आपको बता देगा सबमिट करने से कि उसका हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा। ये डाटा होता है। वैसे वैसे मैं वैलिडेशन इसको नहीं किया हूँ, मैं रैंडमली दे रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप वैलिडेशन कर सकते हो, यदि मैं लेते हूँ 5 5, ऐसे मैं रैंडमली दे रहा हूँ। ठीक है, देना नहीं चाहिए इसको, काम बाकी है, थोड़ा वैलिडेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट दे सकते हो आप, क्या वैलिड नहीं है। मैं सबमिट कर रहा हूँ अभी, देखो मैं सबको तो रन कर लिया है। इसको किया था, इसको किया था, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होता है, प्रोजेक्ट तो इम्पोर्टेंट है, बिना प्रोजेक्ट के कोई फायदा नहीं है पढ़ के, क्योंकि आफ्टर ऑल अब जो कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो प्रोजेक्ट ही करोगे। तो आजकल तो डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की ही डिमांड है। सबमिट किया, क्या लिखा, ये डू नॉट हैव ए हार्ट प्रॉब्लम, मेरा मॉडल बताएगा। हाँ, तो इसके लिए हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके किया था। ठीक है, क्लियर करें तो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा मॉडल हमने बनाया था। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था। और हम आपको बता रहे हैं कि सिलेबस क्या है, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। ओके, ये इंटर पाइथन कोर्स में तो सिलेबस में आता हूँ मैं। सिलेबस में जो है आप लोग देख सकते हो, मैं आ रहा हूँ सिलेबस में। जानना चाहिए आपको क्या 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 पढ़ोगे। ये प्रोजेक्ट तो मैं बता कराऊंगा आपको, इसमें सिलेबस में देखो। सॉरी, एक सेकेंड, लास्ट तो है। हाँ, ये वाला है सिलेबस में, ये सिलेबस है मेरा। ये तो बेसिक्स पढ़ाएंगे, आपको धीरे धीरे सिखाएंगे आगे जाकर जुपिटर कैसे इंस्टॉल करना है, स्पाइडर कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन कैसे करना है, बहुत सारा चीज़ है। बेसिक पढ़ाएंगे, वेरिएबल आइडेंटिफायर इंडेंटेशन, ये सारा चीज़ है पढ़ाएंगे, जो कि नेक्स्ट डेमो क्लास में शायद ये कॉन्सेप्ट आएगा सर, बेसिक। देन हम आपको पढ़ाएंगे, ये गया, फिर आपको ये तो पहला गया। देन नेक्स्ट आपको ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, क्या क्या ऑपरेटर है और किसे यूज करते हैं। इफ एल्स, फॉर इन लूप, फॉर इन एल्स, पास ब्रेक, ये सब चीज़ है। लूप कैसे यूज होता है प्रोग्राम में, और बहुत सारा प्रोग्राम प्रैक्टिस करवाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो क्या है ना, आपका ये है फंक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, कीवर्ड पैरामीटर, वेरिएबल पैरामीटर, लैम्बडा फंक्शन क्या होता है, लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये क्या है। ये सारा चीज़ बताएंगे, और बहुत सारा ढेर सारा प्रोग्राम, और हर एक चैप्टर के साथ एक एक टेस्ट होता है एमसीक्यू का, हम करवाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो टेस्ट भी करवाऊंगा इस चैप्टर। ये था आपका। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन गया। नेक्स्ट ये न्यूमेरिक टाइप है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, टाइप कास्टिंग, रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग के बारे में डिटेल बताएंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में बहुत सारा मेथड होता है, फिर एमसीक्यू, फिर बहुत सारा प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर हम ये पढ़ाएंगे, लिस्ट पढ़ाएंगे। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक जैसे आर होता है इसी में, जैसे लिस्ट यहाँ पर होता है, ये बहुत ही पावरफुल है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, लिस्ट मेथड क्या होता है, हाउ टू डू द मैट्रिक्स ऑपरेशन, स्टैक क्यू कैसे यूज करेंगे लिस्ट में। और लाइक बहुत सारा एमसीक्यूज है। देन टॉपुल पढ़ाएंगे, टॉपुल के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ये सब जानते नहीं होंगे, पढ़ाएंगे ग्रेजुअली। देन उसके बाद में हम जाएंगे, देखिए ये डिक्शनरी पढ़ाएंगे, डिक्शनरी बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। या या द क्लास ड्यूरेशन विल बी वन, मतलब इट विल बी लाइक वही 1 hour 20-30 minutes, एंड बाकी जो रहेगा
आप लोग मतलब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर सकते हैं 10 मिनट का, ठीक है। नहीं तो मैं तो एक जैसे नॉर्मली होता है क्या है कि आप लोग में जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट लोगों का, वो मेरे जो भाई वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इस क्लास को, और क्या कर सकते हैं ना, आप भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे क्वेश्चन को, मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। देन इज लाइक हम जाएंगे इसमें किसमें ना, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, बैकएंड में कैसे यूज होता है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए एक फ्रंट एंड चाहिए कि बैकएंड चाहिए, तो ये कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे कि एक प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ताकि इधर कोई भी इनपुट दो वो प्रोग्राम बंद नहीं होगा। आपने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें मोबाइल नंबर की जगह कोई हेलो दे दिया, आपका प्रोग्राम बंद हो गया, तो क्लाइंट बोलेगा सर क्या घटिया प्रोग्राम आपने बनाया है। तो आप उस प्रोग्राम को कैसे बनाओगे ताकि वो आप जो भी दे यूजर, वो प्रोग्राम बंद नहीं होगा, उस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मैंने बताया था आपको। हाँ ये इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट, इसे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस है, क्लास कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, और सारा चीज जो होता है, एक कंस्ट्रक्टर, आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिटेल में से पढ़ेंगे आफ्टर क्लास। ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हमारा है, बताएंगे और कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाएंगे कि एक ही प्रोग्राम में इसका डिफरेंट पार्ट्स को आप साइमल्टेनियसली कैसे रन कर सकते हो, वही बताएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे। फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे को बोल रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, उसको कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। एक कैलकुलेटर बनाना है ग्राफिकल में, ये सब चीज सिखाएंगे आप लोगों को। देन डाटाबेस प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, सबसे पहले था ये वाला, हाँ डाटाबेस प्रोग्रामिंग, कि पाइथन रहेगा फ्रंट एंड में, बैक एंड रहेगा डाटाबेस। तो बैक एंड में डाटाबेस रह सकता है, नहीं तो फाइल भी रह सकता है, तो ये भी सिखाएंगे आप लोगों को, हाँ, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को ग्रेजुअली कि कैसे डाटाबेस बनाना है। डाटाबेस में हम दो डाटाबेस बताएंगे, एक SQLite और एक MySQL, ठीक है, क्योंकि बिना डाटाबेस के कोई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होता है। जैसे आप लोग फेसबुक पे काम कर रहे हो, जैसे गूगल में काम कर रहे हो, तो गूगल का डाटाबेस होता है ना, आप कोई फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर रहे हो, वो रहता कहाँ पर है, डाटाबेस होता है। तो GUI के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है डाटाबेस का, वही बताएंगे। तो लास्ट नेक्स्ट क्या है ना, सॉकेट प्रोग्रामिंग बताएंगे, कि चैटिंग एप्लीकेशन बनाते हैं ना क्लाइंट सर्वर, तो चैटिंग एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क में बताएंगे। फिर लास्ट जो है मशीन लर्निंग, मैं बताया था इसमें मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा कि मशीन लर्निंग आजकल का डिमांडेड एरिया है। तो मशीन लर्निंग का बेसिक्स में बताऊंगा क्या है, क्यों होता है, उसके साथ इन पैकेज के बारे में बताऊंगा, नमपाई क्या है, पांडास क्या है, साइकिट क्या है, मैटप्लोट्लिब क्या है, इन पैकेज को थोड़ा पढ़ाऊंगा। फिर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फिर लास्ट जो है वो प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था डिटेल्स में। तो आज का जो सेशन यही है, लेकिन अगर इसका आप मटेरियल पाना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसका मटेरियल जो है मैं भेज सकता हूँ, या आप क्या काम करो ना, ये मेरा नंबर तो मैंने वैसे दिया था 7077094328, ये मेरा नंबर है, और मेरा नाम है रंजन, रंजन सा लिख लेना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। ये एरर है, ये पाइथन इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो 7077094328 ये मेरा नंबर है, और मेरा मेल आईडी भी दे रहा हूँ मैं, ये मेरा मेल आईडी है ranjan10bbsr@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, ठीक है। तो आप लोग मुझे अगर मेल भेज सकते हो, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप करोगे कि आपका नाम बताओगे और फिर मुझे मटेरियल के लिए कि you have attended to this class, तो मैं आई विल सेंड यू द मटेरियल्स। अगर व्हाट्सअप करोगे तो व्हाट्सअप में भेज दूंगा, नहीं तो मेल भेजोगे तो मेल में भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास लोग अगर आप कंज्यूम करना सेम लिंक है, नहीं तो अगर कोई चेंजेस होता है तो मैं इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन आप को मैं ये जो लिंक बिंक चेंज होगा, यही मोस्ट प्रोबेबली यही सेम लिंक रहेगा, ठीक है। और लेकिन 10 तारीख को होगा, 10 तारीख को इसी टाइम में होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या कर सकते हो ना, नेक्स्ट क्लास के लिए इसी सेम लिंक यूज कर सकते हो, अगर जिसको जिसको मटेरियल चाहिए आप ये दे सकते हैं, ठीक है। मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, नो प्रॉब्लम है। यस,
देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन एक आ रहा है कि मिस्टर मोहन आर मोहन इज आस्किंग कि पाइथन इज रिटन सी पाइथन, यस यस, नहीं पाइथन का डिफरेंट वर्जन है, ठीक है। सी पाइथन जो है सबसे फास्टर है, ठीक है, एक जे पाइथन भी है। तो ये अलग, थैंक यू। तो आज का सेशन खत्म हो गया है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो सी इज द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन सी में अगर मशीन लर्निंग डाटा साइंस करोगे तो कितना लिखना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मोहन जी, बरस्मिता, थैंक यू, कि आप लोगों को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, ओके, थैंक्स अ लॉट टू यू। और 10 तारीख को भी आप लोग अटेंड करो, और मैंने तो नंबर दिया है, कोई भी क्वेरीज चाहिए या लिंक जो भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मुझे आप व्हाट्सअप कर लो, मैं सारी चीज भेज दूंगा, ठीक है। और ये जो चीज है आप ये सी क्यों नहीं यूज होता है मशीन लर्निंग के लिए, ये क्वेश्चन है। सी तो सबसे फास्ट है, हाँ सी सबसे फास्ट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको जाना है लेट से, आपके घर से, आपका कॉलेज लेट से 5 किलोमीटर है, घर से कॉलेज जाना है, कैसे जाएंगे आप हेलीकॉप्टर लेंगे? हेलीकॉप्टर लेंगे क्या? या ट्रेन में जाएंगे क्या? नहीं ना, ऑटो में जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे। अभी आपको यूएसए जाना है, यूएसए कैसे जाएंगे? ऑटो में जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग चाहिए? आपको वेबसाइट बनाना है, सी इज नॉट द सुटेबल चॉइस। मशीन लर्निंग एनालाइज करना है, पाइथन इज सुटेबल, क्योंकि पाइथन में बहुत आसान होता है कोडिंग लिखना, बहुत सारा लाइब्रेरी है। सी में बहुत लिखना पड़ता है भाई, सी में बहुत लिखना पड़ता है, सी में आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसे बोलोगे तो आप बोलोगे सर मशीन लैंग्वेज तो सबसे स्ट्रांग है, मतलब आप एंटर प्रोग्राम को 0 1 में लिखोगे, वो तो सबसे बढ़िया है। सारा प्रोग्राम 0 1 में लिखोगे, सारा प्रोग्राम किस में लिखोगे ना, 0 1 में लिखोगे। सारा जो प्रोग्राम है 0 1 लिख सकते हो आप, वो सबसे फास्टर है, वो तो धड़ाक से रन करेगा, सी से फास्टर है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए पाइथन हम इस करते हैं कि पाइथन में आसान से लिख सकते हैं, इसका बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत क्विकली हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। नो वर्कस्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप सी सी प्लस जावा नहीं जानते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन तो आज स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो पाइथन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जीबीएस कुछ पूछना चाहते हो? तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, पॉपुलर बनने के लिए ये पॉपुलर नहीं था क्योंकि उस टाइम में इसमें ये बिगिनिंग स्टेज में था, और ये उसमें कोई नया पैकेज, इसका लाइब्रेरी नहीं था इतना, इसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना सकते थे उसमें टाइप, ठीक है। जब इसका बड़ा सा लाइब्रेरी आ गया, इसका जो थर्ड पार्टी मतलब इसका एक वाइड यूजर कम्युनिटी है, बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारे यूजर्स इसके लिए टाइम देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, इसलिए पॉपुलर हो गया, इसलिए ये इसका लाइब्रेरी की वजह से पॉपुलर हो गया है। इतना सारा पैकेजेस है, लाखों पैकेजेस, ठीक है। तो जब इनिशियली इन्वेंट हुआ था तो उस टाइम में ये नहीं था ना इतना फीचर। आई होप यू जीबीसी अंडरस्टूड। Anyone to ask any question? Otherwise, we wind up the session today. And thank you a lot to all of you, Akash, Alok, Amarjit, Ananya, Bharatmita, Devasmita, Darshit, Jivesh, Manita, Manranjan, Mary, Rohan, Rajesh, Saraswati, Tilki, and then Smita, Soumya, Samirarthini Rautrai, Suraj. Thank you all of you. Thanks a lot to you. And for today's this much. Thank you very much. Thank you all. So we'll meet on 10th. Okay. Same time. And for material, I told you just message give me WhatsApp. Thank you.